हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशलिटी रिटेल सेक्टर के बारे में। दोस्तों, स्पेशलिटी रिटेल एक बेसिक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, अगर लगाए तो कितना, अगर लगाना है तो क्या रिस्क है, कौन सी कंपनीज है। चलिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज और रिस्क इस सेगमेंट पे दोस्तों हम लोग बात करें। पर स्पेशलिटी रिटेल यानी इतना समझ लीजिए दोस्तों कि हम डिकोड करेंगे 1.6 ट्रिलियन डॉलर की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली यहां से दोस्तों मल्टी बैगर सेक्टर मिल सकता है। पर हम आगे बढ़े उससे पहले ये समझना जरूरी है कि स्पेशलिटी रिटेल का पार्ट क्या है। पहले तो मैं ये समझ लूं दोस्तों कि भारत कई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में बटा हुआ है। जब मैं पोर्टफोलियो बनाता हूं दोस्तों, फाइनेंस का एक महत्व होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का एक महत्व होना चाहिए, इंफ्रा का एक महत्व होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का एक महत्व है। वैसे ही कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का भी एक महत्व है। यानी हम जो बात करेंगे वो एक पार्ट हुआ एक बड़े पोर्टफोलियो का। जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें ये सारे सेगमेंट होने चाहिए, पर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी उसका एक पार्ट हो सकता है। दोस्तों, जैसे हमने हमारा एक बास्केट भी लॉन्च किया हुआ है, समृद्धि। तो समृद्धि यानी कंजप्शन रिलेटेड भारत में जो अलग अलग सेक्टर ग्रोथ करेंगे वो पूरा कंजप्शन कवर करेगा। पर समृद्धि बास्केट में क्या फाइनेंस कवर होगा? नहीं होगा। इंफ्रा कवर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये एक बड़े पोर्टफोलियो का दोस्तों एक पार्ट है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यानी क्या? दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें आती है? कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट आता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल आते हैं, टेक्सटाइल्स आते हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन, रियल्टी और कंज्यूमर सर्विसेज के सेगमेंट आते हैं। हम जिसकी आज बात करेंगे स्पेशलिटी रिटेल, वो कंज्यूमर सर्विस इसका एक पार्ट है। कंज्यूमर सर्विसेज भी तीन अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। यानी समझो कि जब हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात कर रहे हैं तो ऑटो भी आ गया, रियल्टी भी आ गया, सब कुछ आ गया। उसमें एक छोटा सा पार्ट है कंज्यूमर सर्विस, राइट। अपने पोर्टफोलियो को जब मैं प्रॉपर डाइवर्सिफाई करता हूं अलग अलग सेगमेंट में, तो कल कभी कंज्यूमर सर्विस में दिक्कत आए, कल कभी रियल्टी में दिक्कत आए, कंज्यूमर ड्यूरेबल में दिक्कत आए, मेरा पूरा पोर्टफोलियो हिल नहीं जाएगा। तो टू अंडरस्टैंड, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज द पार्ट ऑफ लार्जर होल इंडिया पोर्टफोलियो। कंज्यूमर सर्विसेज इज द पार्ट ऑफ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। when we consumer services with lenses, you will find leisure services in consumer services। वैसे ही अदर कंज्यूमर सर्विसेज और रिटेलिंग, तीन सेगमेंट में बटा हुआ है कंज्यूमर सर्विसेज सेगमेंट। जब मैं रिटेलिंग पे बात करता हूं, राइट, तो रिटेलिंग भी अलग अलग बेसिक इंडस्ट्री में बटा हुआ होगा। रिटेलिंग में आती है स्पेशलिटी रिटेल की कंपनियां, यानी रिटेल है पर स्पेशलिटी रिटेल है। फार्मेसी रिटेल है, डाइवर्सिफाइड रिटेल है, ई रिटेल है, ई कॉमर्स की कंपनियां है, इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल की कंपनियां है और डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे इंटरनेट कैटलॉग में मैं नौकरी जैसी कंपनियां गिन सकता हूं, मैं ई रिटेल में जोमाटो, नाइका जैसी कंपनियां गिन सकता हूं। डाइवर्सिफाइड रिटेल में दोस्तों आपकी डिमांड जैसी कंपनियां आ गई। फार्मेसी रिटेल है, अपोलो का एक पार्ट है, आप जानते होंगे दोस्तों फार्मेसी रिटेल का, और दूसरी भी कुछ कंपनीज है। स्पेशलिटी रिटेल में आएगी कौन सी कंपनी? हमारा आज का पर्पज है हम स्पेशलिटी रिटेल को समझे। क्यों समझना चाहिए? दोस्तों, ये देखा गया है कि $3,000 से कम की जो इकोनॉमीज है वहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं होता है। वहां पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है उनका पैसा खर्च हो जाता है, रोटी कपड़ा मकान आया, सब पैसा खत्म हो गया, उसके बाद वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं कर पाते। पर $3,000 से ऊपर जब कोई भी कंट्री की इनकम जाती है, उनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है। दोस्तों, भारत अभी उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। दोस्तों, हम 2.7 $2,700 की जगह पे है। 2,32,000 अभी जो लेटेस्ट डेटा इस साल का आया, हालांकि 2.46 लाख का आया है, बराबर ना। तो थोड़ी हमारी पर कैपिटा इनकम बड़ी है, पर इतना ध्यान रखे हम 3,000 के ऊपर जाएंगे तो दूसरे देशों में ये पाया गया है कि भाई उन कंट्री में लोगों के पास पैसे बचते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए, तो इसके डायरेक्ट इफेक्ट आपके इस सेगमेंट पे पड़ सकती है। अगर मैं ग्लोबली देखूं, जैसे अभी मैंने इंडिया की इनकम बताई 2,32,000, तो वो तो बहुत कम है। मैं खुद को जब यूएस से कंपेयर करता हूं दोस्तों, तो यूएस की पर कैपिटा इनकम हमसे कितनी ज्यादा है? 30 गुना। तो सीधी बात है, अगर उनकी इनकम ज्यादा है, वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी अभी जो हमने सेक्टर बताए वहां पे ये बहुत ज्यादा खर्चा कर पाएंगे, जबकि हमारे इंडिया में लिमिटेशन होगी। चाइना की इनकम हमसे 5 गुनी है, वो हमसे 5 गुना ज्यादा खर्चा इन सब चीजों पे करते हैं।
साउथ ईस्ट एशिया है ऑलमोस्ट डबल, जापान 10 टाइम्स, मिडल ईस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 10 टाइम। नेक्स्ट 5 इयर्स में दोस्तों उम्मीद कितने ग्रोथ की बता रहे हैं? सबसे ज्यादा उम्मीद दोस्तों भारत पे है बढ़ने की इनकम। तो जितनी इनकम बढ़ेगी उतना तगड़ा ग्रोथ हमें इस सेगमेंट में मिलेगा। अगर अभी मैं देखूं तो ये सेगमेंट में शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल खाली 21% है, यानी 79% बिजनेस अभी भी अनऑर्गेनाइज मार्केट से आता है। तो जो ऑर्गेनाइज कंपनी उनके हिस्से में कम आता है। आने वाले समय में अगर 9% से ग्रोथ होता है रिटेल का तो वो पूरे सेगमेंट का है, पर ऑर्गेनाइज रिटेल का ग्रोथ 9 के बदले 18 से होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑर्गेनाइज रिटेल अनऑर्गेनाइज रिटेल का भी धंधा धीमे धीमे खा जाते हैं, राइट। तो इसी से हम बहुत बढ़िया ग्रोथ की उम्मीद करेंगे। रियल ग्रोथ खाली 9% का होगा मार्केट ग्रोथ, पर ऑर्गेनाइज प्लेयर का ग्रोथ दोस्तों बिल्कुल तगड़ा होगा। अभी भारत का टोटल रिटेल मार्केट 83 लाख करोड़ का है। समझो दोस्तों ये 83 लाख करोड़ में ये सब सेगमेंट आ गए। ये सारे सेगमेंट में कितना पैसा जाता है इंडिया में? 83 लाख करोड़, राइट। कुछ सेगमेंट ऐसे होंगे जिसमें बहुत बड़ा पाई होगा, कुछ में कम होगा, राइट। इसमें डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग 83 लाख करोड़ में 54% है। बाकी का 46% बेसिक नेसेसिटी का स्पेंडिंग हम बोलेंगे, क्योंकि इनकम हमारी उतनी है हम आधा पैसा डिस्क्रिशनरी में खर्च कर पाते हैं। पर जब आप डेवलप्ड इकोनॉमीज दूसरी सब देखते हो जिनकी इनकम अच्छी बढ़ी है दोस्तों, वो लोग जो उनका टोटल स्पेंडिंग है 80%, 70% स्पेंड कर पाते हैं डिस्क्रिशनरी पे। तो बिल्कुल क्लियर रहे दोस्तों, अगर भारत की इनकम बढ़ रही तो सीधा ट्रिगर कंजप्शन पे होना चाहिए। तो ये जो समृद्धि बास्केट है दोस्तों, ये इसीलिए आने वाले दशक के लिए जरूरी है। जितना लोगों की इनकम बढ़ेगी आपकी इन सेगमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। अब इंडिया रिटेल 2024 टू 2029 जैसा अभी हमने बताया दोस्तों 9% का ग्रोथ। ये जो मार्केट की साइज है जिसमें ये सारी कंपनियां आ गई, लिस्टेड नॉन लिस्टेड ना एवरीथिंग, 83 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है। ये सब मिलके 129 लाख करोड़ का दोस्तों टर्नओवर करेंगे। और इसमें जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ भले 9% का है, पर ऑर्गेनाइज प्लेयर दोस्तों 15-20% से ग्रोथ करेंगे, राइट। हियर यू कैन सी अभी शेयर ऑर्गेनाइज प्लेयर का 21% है, ये बढ़ के 33% दोस्तों हो जाएगा। तो सीधी बात है, जैसा मैंने बताया दोस्तों, एक्चुअल रिटेल की ग्रोथ से हमें ज्यादा ग्रोथ मिलेगा दोस्तों। यानी भारत का नॉमिनल जीडीपी अगर 10% से बढ़ रहा है, ये वो सेगमेंट है जो 12% से बढ़ेगा, यानी आउट परफॉर्म आपका पोर्टफोलियो करेगा। अभी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग 54 है दोस्तों, ये 57 हो जाएगी, यानी लाइफस्टाइल की और भारत शिफ्ट होगा। नॉन डिस्क्रिशनरी का श्रिंकिंग होगा, राइट। अब इंडिया का रिटेल मार्केट जो मैंने 83 लाख करोड़ से 128-29 लाख करोड़ जाता हुआ देखा, उसमें भी अलग अलग सेगमेंट होंगे। तो कुछ सेगमेंट में बिल्कुल तगड़ा ग्रोथ होगा, कुछ में कम होगा। जैसे फूड एंड ग्रोसरी, अब इसमें जितनी भी कंपनियां होगी दोस्तों, वो उनके हाथ में बड़ा पाई जा रहा है। 53 लाख करोड़ अभी का मार्केट है। तो इस सेगमेंट में जहां पे अगर डीमार्ट है यस बड़ा टर्नओवर करती होगी, रिलायंस रिटेल अगर इस सेगमेंट में है वो धंधा करती होगी, इनके पास पाई बड़ा है, पर एक्सपेक्टेड कगार खाली 7.5% का है। यानी अगेन क्लियर रहो दोस्तों, रिटेल का फूड ग्रोसरी वालों का मार्केट 7.5% से बढ़ेगा। पर अगेन इस सेगमेंट में दोस्तों अनऑर्गेनाइज प्लेयर बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनाइज कम। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर जो है जैसे डिमार्ट, रिलायंस रिटेल का जो फूड ग्रोसरी का जो सेगमेंट हुआ दोस्तों, ये क्या करेगा? ये अपना पाई बढ़ाएगा, अनऑर्गेनाइज वालों का पाई लेगा, जिससे 7.5 के बदले आपको वहां पे 15% जितना ग्रोथ मिलेगा, राइट। सेम थिंग एवरीवेयर। एक्चुअल ग्रोथ फूड ग्रोसरी में 7.5, एप्पल एंड एसेसरीज में दोस्तों 12% का ग्रोथ, हालांकि छोटा पाई है, पर हाँ इनका ग्रोथ बढ़िया। इसलिए आप देख रहे हो जैसे रिलायंस रिटेल भी इस सेगमेंट में बहुत निवेश कर रही है, ट्रेंड हुई इस सेगमेंट में बढ़िया पैसा लगा रही है, बहुत स्टोर पे स्टोर खोलते जा रहे हैं। उनको पता है हमको ग्रोथ तगड़ा मिलना है, पाई छोटा है, ग्रोथ तगड़ा है। फास्ट फैशन, लग्जरी, एथलेसर यहाँ पे आता है। ज्वेलरी की कंपनियों का ग्रोथ 10% से होगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में तगड़ा ग्रोथ होना है। ज्वेलरी में तो जैसे टाइटन जैसी कंपनी आती है ना। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में दोस्तों 13% का ग्रोथ, यानी आप गिन सकते हो उसमें एलजी हुआ, आपका वोल्टास हुई, ये सारी कंपनी इसमें आएगी, राइट। फार्मेसी हेल्थ 11% ग्रोथ, होम किचन में 15% का अच्छा ग्रोथ, ऑर्गेनाइज डेकोर, फर्निशिंग, ये सब मिला के। तो अलग अलग अदर्स में कौन आता है? फुटवेयर, ब्यूटी, टॉयज, 12% का ग्रोथ, राइट। तो ये जितना भी मैंने बताया दोस्तों सेगमेंट, इसमें इतना समझ लीजिए, दो चीजों से आप देखिए। एक, अगर ऑर्गेनाइज प्लेयर
का पाई छोटा है, वो और पाई बढ़ा के इससे ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। सेकंड, जो ब्रांडेड कंपनियां होगी, जो ब्रांडेड चीजें बेचती है, उनको और तगड़ा ग्रोथ मिलेगा। तो इनमें जो जो कंपनियां ब्रांड पे फोकस कर रही है, उनका ग्रोथ दोस्तों बढ़िया हो। राइट फ्रेंड्स, अब दोस्तों इन सेगमेंट में जो भी ग्रोइंग सेगमेंट है, जो ग्रोइंग जहां पे अच्छा ग्रोथ हो दोस्तों, उस सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग कंपनियां दोस्तों पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। दोस्तों शिफ्ट टूवर्ड ऑर्गेनाइज रिटेल, जो मैंने आपको ऑर्गेनाइज रिटेल की बात की दोस्तों, आज अप्रैल में 35% ऑर्गेनाइज है, ये 52% होगा। तो अप्रैल का ग्रोथ अगर मैंने इधर 12% बताया है, तो ऑर्गेनाइज प्लेयर का ग्रोथ 12 नहीं होगा, उनका ग्रोथ दोस्तों 15% होगा। यही फायदा ज्वेलरी वालों को होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, फूड एंड ग्रोसरी में होगा। फूड एंड ग्रोसरी अभी भी खाली 6% है, 2029 में भी 10% ही होने वाला है। राइट, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा पाई ऑलरेडी आपने देखा था। राइट, तो ह्यूज जगह है फूड एंड ग्रोसरी की कंपनियों के पास भी लॉन्ग टर्म में। राइट, सो दिस इज व्हाट वी सॉ। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से सेगमेंट है? होम एंड किचन 15%, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 13, एपरल एंड एक्सेसरीज 12 एंड ज्वेलरी एट 10%। राइट, सो अब मैं इस सेगमेंट में जा रहा हूं दोस्तों, स्पेशलिटी रिटेल। दोस्तों अगर स्पेशलिटी रिटेल की पर्टिकुलर में कंपनियां देखो, राइट, इनमें मैं बाकी सेगमेंट नहीं ले रहा हूं, बराबर है, क्योंकि हमने हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग बेसिक इंडस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है और हमने आपको रिसर्च भी दिया हुआ है। स्पेशलिटी रिटेल पे नहीं किया है तो ये स्पेशलिटी रिटेल आपको काम लगेगा। स्पेशलिटी रिटेल में सबसे बड़ा पाई है मार्केट कैप का ट्रेंड के पास। जितना भी सारी कंपनियां, करीबन 22 कंपनीज है दोस्तों, 22 कंपनीज मिलके जितना मार्केट कैप मिलता है, आधा मार्केट कैप अकेले ट्रेंड के पास। फिर आती है लेंसकार्ट, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल और मान्यवर। तो ये चार कंपनियां मैं गिनूं 95% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूं और मैं इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं जो बहुत वॉलेटाइल है, ये सेक्टर आसान नहीं है। लेट मी शो यू। ग्रोसरी, फूड ग्रोसरी, और उसमें जो है उसमें इतनी वॉलिटिलिटी नहीं होती है, क्योंकि आप जब फॉर एग्जांपल डीमार्ट में जाते हो, जो आपका महीने का बिल बनता है 2000, 3000, 5000, वो कंटिन्यू बनता है, वो आपको चाहिए ही चाहिए, वो रिक्वायरमेंट की चीज है। पर जब आप डिस्क्रिशनरी पे जाते हो, एपरल, एसेसरीज, ज्वेलरी, ये सारी वो चीजें हैं जो 100% जरूरत नहीं है, तो वहां पे मंथली बिल नहीं होता है, आप जरूरत के समय खरीदते हो। तो इसीलिए पोर्टफोलियो में इन सब चीजों को अप्रोप्रिएट जगह। राइट, जब मैं आपके स्पेशलिटी रिटेल पे आता हूं तो यस, ट्रेंड, लेंसकार्ट, आदित्य बिरला एंड मान्यवर आर द कंपनीज वेयर आई नीड टू फोकस। बराबर है, ये लीड करते हैं इस सेगमेंट में। चलो इनका फाइनेंशियल पीयर बेंचमार्किंग करते हैं। धंधा सबसे ज्यादा कौन करता है? देखो मार्केट कैप तो ट्रेंड के पास। सिमिलर चीज आप देखोगे धंधा भी। अगर ये इतनी कंपनीज मैंने यहाँ पे रिसर्च में ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 8-9 कंपनीज मिलके 50,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। सिमिलरली आप डिमार्ट देखो, क्यों बड़ा टर्नओवर? क्योंकि उसके पास फूड है, ये भी उसका पाई है, पर फूड बड़ा पाई ले जाता है, तो कंपनियां भी बड़ी। ये छोटा सेगमेंट है, कंपनियां भी छोटी। सबसे बड़ी कंपनी 17,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, डेट इज ट्रेंड। पर 50,000 करोड़ में से सबसे बड़ा पाई है आपका किसका? ट्रेंड का। फिर आती है दोस्तों लेंसकार्ट एंड आदित्य बिरला, एंड देन कम्स आदित्य बिरला फैशन रिटेल। लेकिन मार्केट कैप आदित्य बिरला फैशन रिटेल, अरविंद फैशन, अरविंद विजन उनको नहीं मिल रहा है। मार्केट कैप ये मान्यवर ले जा रही है। ऐसा क्यों होगा? टॉप 4 मार्केट कैप में ये है, टॉप 4 धंधे में वो नहीं। क्योंकि दोस्तों 7400 करोड़ का जो ईबीआईटीडी है उसको लीड करती है ट्रेंट, लेंसकार्ट, आदित्य बिरला, मान्यवर एंड आदित्य बिरला फैशन रिटेल। ये कुछ आपकी लीड करती हुई दोस्तों यहाँ पे कंपनियां हुई। जब मैं और आगे पहुंचता हूं नेट प्रॉफिट पे, दोस्तों इस नेट प्रॉफिट में एज यू कैन सी अगेन खाली 3,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 50% से ज्यादा नेट प्रॉफिट ट्रेंड का अकेले का। फिर आती है सीधी आपकी आदित्य बिरला एंड मान्यवर। राइट, तो इसी वजह से इनका महत्व है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लॉस करती है दोस्तों टॉप मार्केट कैप में, इसीलिए आप देख भी नहीं पा रहे उसको। राइट, पर हाँ ट्रेंट, लेंसकार्ट, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल और मान्यवर, ये कुछ कंपनियां हुई जिधर ध्यान रखना चाहिए। सबसे तगड़ा ईबीआईटीडी मार्जिन किसका है दोस्तों? यहाँ सबसे तगड़ा है मान्यवर का। नीश मार्केट है उनका, वेडिंग वाला। अब उनका मार्केट एकदम अलग है, बढ़िया है, वो ज्यादा मार्जिन ले पाते हैं। 46 तो किसी का नहीं है, तो इनके पास छोटा पाई आता है। धंधा इनका इतना बड़ा नहीं हो, 50,000 करोड़ में से खाली 1400 करोड़ का, पर ये घर ज्यादा प्रॉफिट ले जाते कम धंधे में से। तो यस,
अगर मैं फोकस करता हूं, मेरे पास या तो लीड करती हुई कंपनी ट्रेंट होनी चाहिए, ट्रेंट के भी मार्जिन अच्छे हैं, सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट मैं कहूंगा, एंड मान्यावर इज नंबर वन इन मार्जिन, तो मैं फोकस मान्यावर और ट्रेंड पे दोस्तों कर सकता हूं। बाकी जगह पे क्यों जाऊं जहां पे ईबीआईटीडी मार्जिन कम है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन तो और कम होगा। चलो मैं प्रॉफिट मार्जिन पे आ गया, मैंने इंक्लूड कर दिया डेप्रिसिएशन ना, इंटरेस्ट ना, एवरीथिंग, राइट। देखो इंटरेस्ट होगा इन कंपनियों के ऊपर, क्योंकि ऐसा नहीं इनके ऊपर डेप्ट है, और ये लीज पे अपने स्टोर खोलते रहते हैं, तो जब आप इंटरेस्ट ऐड करते हो मार्जिन और कम हो जाता है। लीड करता है मान्यावर, आदित्य बिरला तो लॉस में आ गया जब आपने इंटरेस्ट ऐड किया, राइट। तो ये 1 2 3% वाली जो कंपनियां हैं ये कभी भी लॉस में आ सकती है जब बुरा समय। स्ट्रॉन्ग कौन है दोस्तों यहाँ पे? ट्रेंट विथ 9% एंड मान्यावर विथ 28%। तो मेरा झुकाव जो है ये थोड़ा थोड़ा इन दो कंपनियों की ओर जा रहा है। व्हेन आई सी द ग्रोथ, दोस्तों ग्रोथ में ट्रेंट अव्वल है, 10 साल 5 साल 3 साल जब मैं देखता हूं, लेंसकार्ट का जबरदस्त ग्रोथ है, पर प्रॉफिट इनके कंसिस्टेंट नहीं है। देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब न्यू कंपनीज ज्यादातर होती है, ये लोग बहुत बड़ा खर्चा ग्रोथ के लिए करते हैं, तो ग्रोथ करते हैं, एडिशनल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ग्रोथ बढ़िया होता है, पर प्रॉफिट बिल्कुल रहता नहीं। तो प्रॉफिट नहीं किया इन्होंने, ग्रोथ किया, तो ये आपका बैलेंस होना चाहिए, राइट। अब ग्रोथ भी करो, प्रॉफिटेबिलिटी भी रहे, तो बहुत अच्छी बात है, राइट। यहां पे मैं देख रहा हूं ट्रेंड लीड करता है, राइट। मान्यावर का ग्रोथ पिछले 5 साल का 3 साल का एवरेज है, बहुत ज्यादा ग्रोथ ये नहीं कर पाए, राइट। उसके अलग से अगर मैं देखूं, इसके अलावा ग्रोथ के अलावा मैंने जैसा पहले बताया कि इनके मार्जिन स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने ज्यादा स्पेंडिंग ग्रोथ पे किया भी, राइट। तो ये आपका कॉल है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे जाओगे, जा सकते हैं, लेंसकार्ट भी ले सकते हैं, राइट, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। मान्यवर कम ग्रोथ करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट है, ट्रेंड का भी ग्रोथ भी है, और दोस्तों ये लोगों के मार्जिन भी बहुत बुरे नहीं। तो मेरे को 2 एक कंपनी नजर आ रही है यहाँ पे खाली, जब मैं ग्रोथ के भी डेटा देखता हूं। और आगे जब हम बढ़ते हैं दोस्तों, और कौन सा डेटा मैंने लिया, इस साल का क्या हाल, अगेन दिस इज ग्रोथ एंड मार्जिन फॉर दिस, यू कैन सी फ्रेंड्स। सेल्स इस साल की अगर मैं देखूं तो हालत टाइट है, मान्यवर आदित्य बिरला फैशन रिटेल की, उनके अलावा की कंपनियों ने ग्रोथ किया, जैसे ट्रेंट ने 16% ग्रोथ किया, लेंसकार्ट ने 28% ग्रोथ किया। अब ये जो ग्रोथ है दोस्तों, ये भी लाइक टू लाइक ग्रोथ इतना स्ट्रॉन्ग इस बार नहीं है, क्योंकि ये पूरा सेक्टर अफेक्टेड है कम बिक्री से। लाइक टू लाइक मतलब पुराने जो स्टोर से सेल्स हो रहे वो म्यूटेड है, पर ये वो कंपनियां है ट्रेंट, लेंसकार्ट, फिटू रिटेल, जो बहुत एक्सपांड कर रही है, स्टोर खुलते जा रहे तो ग्रोथ बढ़ा दी। और जैसा मैंने बताया दोस्तों, इसकी इफेक्ट मार्जिन पे भी पड़ती है, राइट। जैसे आप अगर 9 मंथ के मार्जिन देखें तो एवरेज मार्जिन इस सेगमेंट के पिछले साल 4% थे, 3.98, अभी भी 4.11, यानी मार्जिन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं। ट्रेंड खाली 8-9% के मार्जिन, ये साल और मार्जिन डिक्रीज हुए, तो मार्जिन डिक्रीज मतलब मार भी पड़ी होगी। देखो खाली 60% से प्रॉफिट बढ़े, तो 16% से धंधे बढ़े तो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ने चाहिए थे, पर नहीं बढ़े। सेम जब मैं लेंसकार्ट देखता हूं, पिछले साल तो कुछ भी मार्जिन नहीं था, 1.5%, क्योंकि ये इससे पहले तो लॉस करते थे। इस साल 5% मार्जिन है, पर आपको ग्रोथ बहुत बड़ा दिखाता है, कि बड़ा ग्रोथ देखने का नहीं। जैसे आदित्य बिरला 450% प्रॉफिट बढ़ा, लोग इससे अट्रैक्ट हो जाते, देखने का नहीं। अरे उस दिन का मार्जिन ही पिछले साल नहीं था, ये साल थोड़ा बड़ा तो भी प्रॉफिट अच्छा दिखता है, राइट। तगड़े मार्जिन पिछले साल, मान्यावर 28, अभी भी 25, तो 3% से मार्जिन गिरे हैं, प्रॉफिट टूटे, मार इसको भी पड़ी होगी। तो ये सारी कंपनीज इस साल पीटी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक कंपनी खाली होगी, लेंसकार्ट, क्योंकि इनके पिछले साल के मुकाबले मार्जिन अच्छे हैं, इनकी पिटाई नहीं हुई, राइट। पर ओवरऑल अगर हम देखें, राइट, तो ये साल इस इंडस्ट्री के लिए बुरा है, मार पड़ी होगी सब। सोल्वेंसी के डेटा जब मैं लॉन्ग टर्म के देखता हूं, डेब्ट टू इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो इस सेगमेंट में देखना चाहिए दोस्तों, ट्रेंड 0.40 डेब्ट टू इक्विटी, राइट। यू कैन सी सबसे पूरी अगर डेब्ट टू इक्विटी है तो वो है आदित्य बिरला लाइफस्टाइल की 2.66, राइट। तो इसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। आईसीआर भी 2 का है, खाली बहुत कम है, राइट। ये कम होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया फेवरेबल पे कौन है दोस्तों? यस, मान्यावर, यानी कह सकते हैं बेस्ट इन क्लास सॉल्वेंसी, मिनिमल डेट, या डेट फ्री कंपनी है। आईसीआर भी इनका सबसे स्ट्रॉन्ग। तो अगेन जब मैं इन डेटा पे आ रहा हूं, मुझे 2 ही कंपनी बाहर दिख रही है, ट्रेंट एंड मान्यावर बीट्स एवरीवन, राइट। मुझे सेफ्टी मेरी इधर नजर आती जब हम इन सब डेटा को दोस्तों कंबाइन करके आखिरी पड़ाव पे कैश फ्लो पे पहुंचते हैं। दोस्तों कैश फ्लो जरूरी है, ऑपरेशनल कैश फ्लो कौन कर रहा है, कैपेक्स कितना कौन कर रहा है, ऑपरेशनल कैश फ्लो में से कैपेक्स निकाल के फ्री कैश फ्लो कौन जनरेट कर पा रहा है,
दोस्तों ये कंपनियां है जो इसमें अव्वल पे है। सबसे बढ़िया ट्रेंट एंड मान्यवर, 2400 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, 1100 करोड़ का दोस्तों इन्होंने दूसरा निवेश किया है नए स्टोर खोलने में, राइट। तो पूरा आपको सेल्फ फंडिंग नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है बहुत लोन लेनी पड़ रही है। 2400 करोड़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हुआ, 1150 गया कैपेक्स में, फिर भी बत्ते 1260 करोड़। जबकि V2 रिटेल दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से ज्यादा कैपेक्स कर रही है, -20 इनका फ्री कैश फ्लो है। सेम फॉर आदित्य बिरला, व्हाट गेट्स बेस्ट, लेंसकार्ट का भी यही हाल है दोस्तों, एग्रेसिव स्केल, पैसा आ रहा है उससे ज्यादा कैपेक्स में खर्च रहे, इससे फायदा होता है, ग्रोथ बढ़िया होता है, पर बुरे समय में दोस्तों दिक्कत आ सकती है। सो द बेस्ट विच आई कैन सी इज ट्रेंट एंड मान्यवर फ्रॉम दिस होल सेगमेंट, राइट। तो कैश फ्लो का अगर ट्रू टेस्ट में देखो, ट्रेंट एंड मान्यवर एज व्हाट आई हैव सेड, बाकी दोस्तों सब कैश बंद कर रहे हैं, राइट। चार्ट अगर हम देखें, देखो मैंने यहां पे, मैं ये बंद कर देता हूं, ओके। निफ्टी कंजप्शन बास्केट अगर मैं देखूं, मतलब हमारा बास्केट समृद्धि हमने निफ्टी कंजप्शन से ही बनाया हुआ है, जिसमें जो पहले मैंने आपको अलग अलग सेगमेंट बताए वो सारे सेगमेंट इसमें हमारे बास्केट में इंक्लूड है। पर ओवरऑल निफ्टी इंडिया कंजप्शन 18% टूटा है, ये मैं आज के दाम तक गिन रहा। निफ्टी खाली 13% टूटा है, तो निफ्टी 13% टूटा, कंजप्शन 18% टूटा, तो ये समझ लो दोस्तों इसका बीटा हाई है, ये गिरने में ज्यादा गिर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कंपनियां हैं, वैल्यूएशन इनके बड़े हाई होते हैं, तो पिटाई के समय पिटाई भी होगी, पहले से प्रिपेयर रहो। फिर आप बोलोगे अरे यार ये तो बहुत गिरता है, ये गिरेंगे ही, इन कंपनियों में वॉलाटिलिटी ज्यादा हो, राइट। सो कंजप्शन बास्केट you say, or you say Nifty India consumption index fall by 18%, Nifty fell by 13%. The more रैली में भी ये रैली ज्यादा ही करते हैं, तो रैली में रैली ज्यादा, पिटाई में पिटाई ज्यादा। अब इसको मैं ट्रेंड से कंपेयर करता हूं, देखो दोस्तों ट्रेंड एज यू कैन सी जबरदस्त गिरा है दोस्तों पिछले सालों से। अब ट्रेंड 59% गिरा, कंजप्शन 18% गिरा, निफ्टी 13% गिरा, तो कितना हाई बिटा है। तो जब चलता है मैं आंख बंद करके अरे मस्त है करके सब ले लूंगा, तो ऐसी पिटाई के समय क्या होगा दोस्तों, प्रिपेयर इसके लिए भी रहना होगा कि भाई कितनी ह्यूज वॉलेटिलिटी है। बाजार 13% गिरेगा, मैंने अकेला ट्रेंड लिया होगा, मेरा पोर्टफोलियो आधे से ज्यादा गिरा, ऐसा ही हुआ कि नहीं। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों वेल डाइवर्सिफाई रखो। मैं मान्यवर देखता हूं दोस्तों, मान्यवर का बिजनेस ट्रेंड से छोटा है, ये 78% टूटा। अगेन कंपेयर करो, देखो ये दोस्तों स्पेशलिटी रिटेल की सबसे बढ़िया कंपनियां है, बाजार 13, कंजप्शन 17, स्पेशलिटी रिटेल की अच्छी कंपनियां ट्रेंड 60%, मान्यवर 80%। कितना कट आया दोस्तों, समझ रहे हो आप। इसीलिए इस सेगमेंट को हम लोग डिस्क्रिशनरी में गिनते हैं, राइट। आप इसको डिमार्ट से कंपेयर करो, देखो डिमार्ट भी करेक्शन में, पर डिमार्ट 36% टूटा हुआ है, ट्रेंड और मान्यवर कितने ज्यादा टूटे। तो डिमार्ट में जब मैं निवेश करूंगा मैं थोड़ा ज्यादा वेटेज रखूंगा, मैं मान्यवर या तो फिर ट्रेंड में निवेश करता हूं, मेरे को थोड़ा कम निवेश करना होगा कंसीडरिंग दिस वोलाटिलिटी, राइट। चलो हम ट्रेंड की फेयर वैल्यू एक बार देखते हैं। डिमार्ट की मैं यहां कवरेज नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने डाइवर्सिफाइड रिटेल में कवर किया हो। तो लेट अस वॉच फेयर वैल्यू ऑफ ट्रेंड, राइट। दोस्तों दाम मैं देखूं ट्रेंड के तो 3561 आ चुका है, हिस्टोरिकली डिस्काउंट हुआ है ये अपने 5 ईयर पीक मल्टीपल से। की ड्राइवर सपोर्टिंग वैल्यूएशन क्या हो सकते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज इनका बहुत अच्छा है, ज़ूडियो का पावर है दोस्तों। नाउ 75% ऑफ स्टोर पोर्टफोलियो इज विद ज़ूडियो, यानी ज़ूडियो कमाल कर रहा है। रॉबर्ट फाइनेंशियल्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैपेक्स इतना यूज कर रहे तो भी उससे ज्यादा, 100 से ज्यादा स्टोर को ये इंटरनल फंड से फंडिंग कर पा रहे, कोई एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत ही नहीं है इनको 100 प्लस स्टोर को डेवलप करने में। सो दे आर एब्सोल्युटली डूइंग गुड इन दिस टास्क। मैं अगर इनका लॉन्ग टर्म सिनेरियो देखो दोस्तों, आप देख सकते हो 2004-5 में खाली 18 वेस्ट साइड के स्टोर थे, ज़ूडियो पैदा नहीं हुआ था। स्टार जो इनकी जेवी है, राइट, जहां पे फूड ग्रोसरीज भी आता है, डीमार्ट जैसा इनका मॉडल, खाली एक स्टोर था, टोटल 19 स्टोर इनके थे। पर आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर ये जबरदस्त एग्रेसिव होते चले। 2015 आते आते वेस्ट साइड 18 से 83 हुए, स्टार 1 से 31 हुए, टोटल स्टोर 115 पहुंच गए। सो यस दे वर ग्रोइंग वेल। अभी मैं देखू रिसेंट सिनेरियो, ह्यूज ग्रोथ, 2015 के 83 वेस्ट साइड 278 हो गए। ज़ूडियो जो पैदा नहीं हुआ था, इनको जबरदस्त सफलता ज़ूडियो में मिली, पहला स्टोर 16-17 में खोला, अभी 854 स्टोर ओपन हो गए, यानी ह्यूज सक्सेस इन ज़ूडियो। स्टार जेवी जो 2015 में 33 थी वो खाली 79 हुई, यानी डबल किया है। टोटल स्टोर
1200 पार हो गए। यू कैन सी 114 के 1200 यानी करीबन 10 गुना स्टोर इन्होंने ओपन किया। तो इसका फायदा, इसका इंपैक्ट आपको धंधे पे भी दिखता होगा। लेट अस चेक देयर सेल्स। एज यू कैन सी 2005 यू कैन सी 234 करोड़ टर्न। जैसा ये स्टोर खुलते चले गए, न्यू ब्रांड लाते चले गए, आप देख सकते हो 2016 में हमने डीप देखा था धंधे में, पर फिर वापस से टर्नओवर बढ़ने लगा और 2020 कोविड तक ये 3500 करोड़ का टर्नओवर करने लगे। कोविड में डीप लगा, अगेन कहां 3500 करोड़ का टर्नओवर, और पिछले अभी ये 20,000 करोड़ के टर्नओवर को छूने को आए हैं। बढ़िया ग्रोथ दोस्तों। यस फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं 200 से 2000 नहीं, 20,000 करोड़, 100 टाइम्स टर्नओवर इंक्रीज हुआ है पिछले 20 सालों। ऐसा ही होता है जब हम कोई इमर्जिंग सेगमेंट लेते हैं। आपने रिलायंस को भी कितनी बड़ी कंपनी बनते देखा, रिलायंस रिटेल की मैं बात कर रहा हूं, डीमार्ट ह्यूज ग्रोथ, क्यों? ये सेगमेंट ही ग्रोइंग है। सेम जब मैं नेट प्रॉफिट पे आता हूं दोस्तों, नेट प्रॉफिट 2005 में 19 करोड़ था, 2015 में 129 करोड़। तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हो योर प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड, बट वोलाटिलिटी ह्यूज है दोस्तों। इन्होंने कई बार लॉसेस किए, 2009 में लॉस किया, 12 में लॉस किया, 13 में लॉस किया, 14 में लॉस किया। अब मैं इसे डीमार्ट से कंपेयर करूं, डीमार्ट ने कभी भी लॉस, डीमार्ट इज अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो वो मेरा डीमार्ट का फायदा है क्योंकि वो फूड ग्रोसरीज में है, ये फैशन में है, ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, यहाँ पे प्रॉफिट वॉलेटाइल होते हैं। तो हम मेन पोर्टफोलियो में दोस्तों ट्रेंड नहीं रखते। रिलायंस रिटेल को जगह है, डीमार्ट को जगह है, पेज को जगह है, ट्रेंड को क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी सारी हमारी कंपनी ऑलरेडी कंजप्शन बास्केट में हो गई। पर हाँ, जब हमने समृद्धि बास्केट बताया जो प्रॉपर कंजप्शन को कैटर करता है, तो यस ट्रेंड को जगह उसमें मिलनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं है, इसका हम ध्यान रखेंगे, वेटेज कम देंगे, उसका हमको ध्यान ट्रेंड में रखना पड़ेगा। फिर आप बोलो यार पीयूष भाई तो लॉस करने लगी, तो ये तो पहले से पता है अपने को कि प्रॉफिट भी जबरदस्त दौड़ते, लॉस भी यूं ही अचानक करती है। तो वॉलेटिलिटी के लिए दोस्तों प्रिपेयर रहो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 19 करोड़ का प्रॉफिट 1900 करोड़ तक गया, राइट। अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टोर 100 गुना, धंधे 100 गुना, प्रॉफिट 100 गुना, राइट। तो इसकी इफेक्ट किधर पड़ी होगी दोस्तों? नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लो, ये आपको बहुत ही बढ़िया चित्र बता सकते हैं। लॉन्ग टर्म पिछले 20 सालों में अगर मैं ट्रेंड को एनालाइज करूं तो ट्रेंड बार बार 8-9% के मार्जिन पे आता है, पर टिकता नहीं। ट्रेंड बार बार नेगेटिव मार्जिन पे भी आ जाता है, वहां भी टिकता नहीं। तो ऐसी कंपनी जब लॉस में आती है, घबराने का, जैसे प्रॉफिट में आने को लगे वी कैन बाय। सिमिलरली जब ह्यूज प्रॉफिट करती है तब शेयर भी दौड़ते, तब लेने का नहीं। क्यों? क्योंकि मार्जिन गिरेंगे दोस्तों। यही गलती कई इन्वेस्टर ने की होगी, ह्यूज प्रॉफिट देख के घुस गए। 12% मार्जिन सस्टेनेबल ही नहीं है ट्रेंड के लिए। 12 से 9 हुए, 9 से अभी 8.4 हुए। अब वापस ट्रेंड चलेगा कब? जब मार्जिन सुधरे, राइट। भगवान न करे अगर इधर मार्जिन आ गए तो क्या होगा? वो तो इसकी आदत है इतने मार्जिन लाना, राइट। इसीलिए ट्रेंड आधा हुआ है, इसमें कोई आपको अचंबा नहीं होना चाहिए, ओ माय गॉड ये क्यों आधा होगा। वोलाटिलिटी हाई है यहाँ, राइट। हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस पे अगर हम नजर करें, ये मेरी ईपीएस दोस्तों, जैसे प्रॉफिट वॉलेटाइल, ईपीएस प्रॉफिट के साथ ही चलते, राइट। दाम हम देख सकते हैं, दाम इनके 2005 में 200 से 600 की रेंज में थे। मैं इसको 400 रुपया बोल सकता हूं। 400 से अभी ये दाम करीबन 4000 आ गए। ये 4000 एक्चुअल नहीं है, बीच में स्प्लिट हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पे 1700 से अगर ये 660 आया है तो ये गिरा नहीं है। ये दोस्तों यहाँ पे स्प्लिट इफेक्ट, राइट। एक पे 10 शेयर इन्होंने दिए थे। तो असल में मैं गिनूं तो ये 400 वाला ट्रेंड 4000 नहीं है, 40,000 है। स्टोर 100 गुना, धंधे 100 गुना, प्रॉफिट 100 गुना और आपके दाम 100। पर ये 100 गुना में कई बार बराबर की पिटाई हुई है, आने वाले समय में भी पिटाई ऐसी होगी। प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ वोलाटिलिटी, राइट। ह्यूज पी आप देखो तो सही, पिछले साल का पी 90 से 200 का पी इनका आ गया था। बहुत ह्यूज पी है दोस्तों इनके लिए, राइट। जब मैं बुक वैल्यू देखता हूं इस कंपनी की, अगेन प्राइस मैंने लिखी हुई है और बुक वैल्यू लिखी हुई है। देखो बुक वैल्यू भी इनकी, जैसे ही इनके स्टोर ना प्रॉफिट ना सब बढ़ रहे थे, 167 से 444 पहुंची, क्योंकि ये कम डिविडेंड बांटते हैं। ये थोड़े बांटते हैं, डीमार्ट बिल्कुल डिविडेंड नहीं देता है।
ये कंपनी 10% डिविडेंड बांटती है, मतलब 45 का ईपीएस है तो ₹4.5 का डिविडेंड देगी। बाकी का पैसा आपके बुक वैल्यू में ऐड हो जाता है, तो आपका बुक वैल्यू बढ़ा, उसकी इफेक्ट दाम पे पड़ी। स्टॉक स्प्लिट हुआ, 444 का 44, 47 इसलिए क्योंकि अर्निंग ऐड हुई होगी, वापस से 152 आ गया। तो मैं ये कहूंगा 167 की बुक वैल्यू अभी 1500 होगी, 10 गुना बुक वैल्यू हुई है। प्रॉफिट भले 20 गुना हुए, पर बुक वैल्यू 10 गुना हुई है, क्योंकि कुछ डिविडेंड में भी तो निकल गया है आपके बैंक में, राइट। हिस्टोरिकल में अगर इनकी हाई और लो बुक वैल्यू देखो दोस्तों, पिछले साल माइंड ब्लोइंग, बहुत महंगा था। 25 का लो प्राइस टू बुक वैल्यू, 55 का हाई प्राइस टू बुक वैल्यू, ये लेने की जगह नहीं थी, ये थोड़े प्रॉफिट बुकिंग की जगह थी। अगर आप लेते भी हो, देखो ऐसा कोई इन्वेस्टर है जो 2025 में ही इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पैदा हो, पहली बार वो लेके आए रुपया, चलो 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो ट्रेंड अगर पोर्टफोलियो में है, मैं ये नहीं कहता जीरो लेने की, पर कैश रखनी पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि ये लेवल बाइंग के नहीं होते, तो गिरेगा तो मैं थोड़ा 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 करके एक्यूमुलेट कर पाऊं, राइट। बट यू कैन सी देयर ह्यूज हाई वैल्यूएशंस पर है। लॉन्ग टर्म हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, ग्रोथ जबरदस्त, मार्जिन इनके एवरेज कितने 4% के आसपास रहते हैं, मतलब आपको मार्जिन अंदाजा रखने का, भले बहुत ज्यादा हो भले बहुत कम हो, ये एवरेज 4% के आसपास रहते हैं। इनका पी ऑलमोस्ट फेयर पी 100 के करीब रहता है, और 200 के पी पे नहीं लेने का, बराबर। बुक वैल्यू अगर मैं इनकी देखूं तो एवरेज 15 की अगर बुक वैल्यू है तो वो फेयर बुक वैल्यू है। फिर उससे बहुत ज्यादा बुक वैल्यू होती है वो दोस्तों महंगी बुक वैल्यू। अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, लेटेस्ट चेक दोस्तों, अभी क्या हाल देखो। अब वैसे पिछले साल आप देख सकते हो दोस्तों कि ग्रोथ जबरदस्त था, वैल्यूएशन जबरदस्त थे, प्राइस जबरदस्त था, 38% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट लेकिन गिरने पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में ही शुरू हो गए थे, 4% से प्रॉफिट बढ़ा। अब Q1 H1 में देखूं तो देखो धंधा 19 और 17 अच्छा है, पर ये उतना अच्छा नहीं है जितना इनका हिस्ट्री है। ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करते थे, इसलिए इनको ऊंचे पी मिलते। अब ये ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं, और ये भी इतने एक्सपांशन के बावजूद, मतलब लाइक टू लाइक ग्रोथ तो बहुत कम है। प्रॉफिट नहीं बढ़े हैं ट्रेंड के, मार्जिन घटे हैं पूरे के पूरे हर क्वार्टर में दोस्तों। मार तो पड़े, कब तक पड़े, जब तक मार्जिन सुधरते नहीं। अभी के रिजल्ट कैसे आए, ये Q3 और 9 मंथ के रिजल्ट आपके सामने, आप देख सकते हो। अभी भी Q3 में भी धंधे 15% से बढ़े, तो और स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा भी। प्रॉफिट बिल्कुल 3% से बढ़े, नहीं है स्ट्रॉन्ग। मार्जिन डिक्रीज हुए 10.7 से 9.5, तो 9 महीने के मार्जिन भी 1% से डिक्रीज, 100 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज। तो अभी आप क्या कहते हैं, क्या मार्जिन सुधर रहे हैं? अभी भी इंप्रूवमेंट में नहीं, राइट। तो प्रेशर इसका आपको दिखेगा शेयर, राइट। लेकिन वाउ फैक्टर क्या है, सबसे बड़ी चीज स्टोर वेलोसिटी। इन्होंने इस साल दोस्तों, इस क्वार्टर में 65 स्टोर नए ओपन किए एक ही क्वार्टर, 17 वेस्ट साइड के, 48 जुडियो, ब्रिंगिंग द टोटल फैशन स्टोर काउंट टू 1132। ये खाली फैशन का स्टोर काउंट है, इसमें स्टार नहीं इंक्लूड किया। जुडियो इसमें ह्यूज डोमिनेट कर रहा है, 75% ऑफ द टोटल स्टोर। स्टार बिजनेस को दोस्तों ये लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनकी खुद की ब्रांड ये लोग ज्यादा रख रहे हैं, जिससे इनके मार्जिन स्टार में भी अच्छे बने। तो अब मैं करंट ट्रेंड Q3 के रिजल्ट के साथ ऐड करूं तो जो वीकनेस थी सेल्स ग्रोथ में वो अभी भी बरकरार, प्रॉफिट में जो वीकनेस थी वो भी अभी भी बरकरार, मार्जिन जो इनके कम हो रहे थे वो भी अभी बरकरार, राइट। तो पिछले साल इनका पी 122 का था, मार इनको पड़ी है, पीई 78 आया है, फेयर वैल्यूएशंस पे आया है, उसमें कोई डाउट नहीं। हम ये जगह पे महंगा नहीं कहेंगे ट्रेंड को, तो आपको कुछ बाइंग यहां पे दिखेगा। फॉरवर्ड में पी देखो तो भी 80 का है, राइट। सो अंडर करंट इंप्रूवमेंट नहीं है, पर वैल्यूएशन सुधरे है क्योंकि शेयर नीचे आया है। तो पिछले साल अगर बहुत ऊंचे वैल्यूएशन थे, ये साल ट्रेंड लेने को बनता है, राइट। और आप एग्रेसिव तब हो सकते हो जब इंप्रूवमेंट दिखे। मेरी उम्मीद क्या है दोस्तों, दीज आर माई एस्टिमेट्स। लॉन्ग टर्म में मैं 20% का ग्रोथ उम्मीद करता हूं, पर वोलेटाइल ऐसा ही, बहुत प्रॉफिट टूटेंगे ना बहुत दौड़ेंगे, राइट। मार्जिन 5% का मैं उम्मीद करूंगा, लॉन्ग टर्म यही मार्जिन था, मैंने बताया था। इस साल मेरी उम्मीद खाली 15% ग्रोथ की, प्रॉफिट तो खाली 3% से बढ़ेंगे, तो ये 80-90 का पीई सस्टेनेबल नहीं, बराबर की नहीं। पी प्रॉफिट सुधरने चाहिए, अगर मेरे को, मैं चाहता हूं कि भी ये दौड़े। ये साल मैं उम्मीद कर रहा हूं 1255 स्टोर हो जाएंगे,
19,700 करोड़ धंधा होगा, 1,500 करोड़ के करीब प्रॉफिट होंगे, बुक वैल्यू 192 एंड ईपीएस विल बी 44.8। मैं 10 साल 9 साल अगर ट्रेंड के देखूं तो 3500 स्टोर होने चाहिए इनके। ये 20,000 करोड़ का टर्नओवर दोस्तों लाख करोड़ पहुंचना चाहिए। प्रॉफिट 1500 करोड़ है, ये 4,000 करोड़ पहुंचने चाहिए। मेरी अर्निंग पर शेयर 45 की है, ये 117 पहुंचनी चाहिए। और मेरी बुक वैल्यू 200 से 600 के करीब होनी चाहिए। इससे फर्क क्या पड़ेगा? मेरी फेयर वैल्यू अभी 42-45 है। तो यस, शेयर फेयर वैल्यू पे ही है। हम इस लेवल पे डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। उम्मीद नहीं करने की दौड़ है। उम्मीद कब करेंगे? मार्जिन और ग्रोथ सुधरे। 5760 मेरी फेयर वैल्यू है 2035 की, सॉरी 30 की, और मैं 11,000 की फेयर वैल्यू उम्मीद करता हूं 2035। These are my estimates of fair valuations, right? So this was all about trend. Let me give you disclosure. कोई टिप नहीं है, कोई हम रिकमेंड नहीं करते। मैंने खाली आपको एनालिसिस करने का तरीका बताया, हाउ वी कैन एनालिस अ सेक्टर एंड देन कंपनी फेयर वैल्यू। लेट मी शो यू मान्यावर, क्योंकि ये दो कंपनी हमने टिक की थी। दोस्तों मान्यावर अभी 350 रुपया उसकी 356 प्राइस है, मार्केट कैप 8,500 करोड़। सेक्टर क्या हुआ दोस्तों? रिटेल में एथनिक वेयर है, राइट? वैल्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। वैल्यू अपॉर्चुनिटी मतलब वैल्यू बाइंग हुआ ट्रेंड की तरह, राइट? परफॉर्मेंस में देखो लॉन्ग टर्म 2021 में 535 स्टोर थे, अभी 684 पहुंचे। तो वो एग्रेसिवनेस मुझे यहां पे नजर नहीं आ रही जो ट्रेंड में नजर आती। स्टोर कम ओपन होते, राइट? मार्जिन भी इनके मेंटेन्ड है, वो पॉजिटिव है, तो ग्रोथ नेगेटिव है। सेल्स 2018 में 750 करोड़ थे, 1,400 करोड़ हुए। प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, ट्रेंड की तरह धक्के वाला प्रॉफिट नहीं। देखो ग्रोथ कम किया इसने पिछले 8 सालों, राइट? लेकिन कहीं भी मुझे लॉस नजर नहीं आया। यानी ऐसी कंपनी मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी दे सकती है। इफ आई एम लुकिंग फॉर ओनली ग्रोथ आई शुड गो विथ ट्रेंड। इफ आई एम लुकिंग फॉर सस्टेनेबल अर्निंग आई शुड गो फॉर मान्यवर। मार्जिन इनके लॉन्ग टर्म आप देखो, हमने जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के मार्जिन देखे थे दोस्तों, वो कभी नेगेटिव थे कभी पॉजिटिव थे। इनके मार्जिन की रेंज 25 से 32 की है, राइट? अभी इनके मार्जिन घटते जा रहे, जैसे ट्रेंड के घट रहे थे, जैसे डीमार्ट के भी घट रहे, जैसे पेज के घट रहे। आप कोई भी कंपनी ले लो रिटेल, 23 में बढ़िया मार्जिन, 24 में और कम, 25 में और कम, ये साल और कम। तो इसको बीमार पड़ी होगी। दौड़ेगा कब ये? जब ग्रोथ आएगा और मार्जिन सुधरे, राइट? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा अगर हम देखें, ईपीएस अभी 15 का है, कंटिन्यू कंसिस्टेंट है। बुक वैल्यू दोस्तों बढ़ती जा रही। इनका आईपीओ आया तब बुक वैल्यू 45 थी, अभी 72। बढ़ी क्यों? क्योंकि उन्होंने हर साल प्रॉफिट किया है। अगर लॉसेस करते तो घट जाती। प्राइस 793 से 1,500 की रेंज थी, 1000 में गिन सकता हूं। अभी दोस्तों ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट रेंज 700 की है, और अभी तो उससे भी नीचे आया पीई, राइट? ये कब तक का है? Q3 तक का है, राइट? इसमें मैंने जैन फेब मार्च ऐड नहीं किया हुआ, इसलिए आपको ये दाम दिख रहे हैं। पीई इनके हाई थे, अभी पीई इनके स्टेबल होते जा रहे हैं, और अभी तो और अच्छे पीई है। बुक वैल्यू लो एंड हाई 10 की मेरी बुक वैल्यू, राइट? ग्रोथ लॉन्ग टर्म यू कैन सी, स्टोर्स 9 और 4% से खुल रहे। धंधे इनके 7 साल में 15% से बढ़े, ये 3 साल में तो खाली 10% से बढ़े। तो मान्यवर के केस में दोस्तों धंधे बढ़ाने पे ध्यान देना ही पड़ेगा। मार्जिन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ये इनकी हिस्टोरिकल पीई और प्राइस टू बुक वैल्यू, राइट? पीई आप देख सकते हो दोस्तों कितना इनका हिस्टोरिकल है, राइट? नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स करंट ट्रेंड। देखो मैंने बोला 9-15% का धंधा, 3 साल में 10% का धंधा, ये साल तो खाली 1% का धंधा। ग्रोथ है? बिल्कुल नहीं। तो ये ग्रोथ में आप शेयर को दौड़ता हुआ देखने वाले नहीं हो। ये सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है स्पेशलिटी रिटेल में, पर ग्रोथ नहीं है दोस्तों, मार पड़ती। 6% से प्रॉफिट गिरे हैं, मार्जिन 28 थे इनके पिछले साल भी, यानी लास्ट ईयर भी ग्रोथ नहीं था। Q1, Q2 एंड Q3 ये मैंने पूरा अब तक का डेटा ले लिया, अभी भी ग्रोथ है। तो ये पूरा साल मान्यवर का बेकार गया है। नो सेल्स ग्रोथ वी हैव सीन, इनफैक्ट अवर मार्जिन हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 28 to 25। तो प्रॉफिट भी टूटे हैं, मार इसीलिए इसको बराबर की पड़ी होगी, सिमिलर टू ट्रेंड से थोड़ी ज्यादा। क्यों? वो भी इधर नजर आ रहा है। मेरे को उम्मीद क्या रखनी चाहिए? देखो मैं तो -3% सेल्स ग्रोथ की उम्मीद लेके बैठा हूं। मतलब ये साल धंधे बढ़ेंगे नहीं, इनफैक्ट घटेंगे। प्रॉफिट भी 2% से घटे, अर्निंग मेरी कम होगी इसका मतलब, तो इसकी इफेक्ट प्राइस पे पड़ती है। पर इसको बचाएगा कौन? बुक वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट कंसिस्टेंट वाले है। 2% से प्रॉफिट कम बढ़ेंगे तो कम बुक वैल्यू बढ़ेगी, पर बढ़ेगी जरूर।
ये लॉस नहीं है कि बुक वैल्यू घटेगी। कुछ कंपनियों में आपको सीधे सीधा तबाही हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनके प्रॉफिट ही नहीं होते, लॉस होते। कम से कम यहाँ पे वो हाल नहीं है। लास्ट ईयर इनका पी 58 का था, अभी पी इनका 23 आ चुका है। तो यस देखो, फेवरेबल पी है, तो इसीलिए ये वैल्यू बाइंग है। पर आप 23 का पी दे रहे हो, ग्रोथ नहीं है, इसका ध्यान रखना। ये अच्छा लेवल है लेने का, पर दौड़ेगा नहीं। दौड़ेगा कब? मार्जिन को सुधरने होंगे, धंधे को सुधरने होंगे, राइट? वाउ फैक्टर क्या है? सबसे पहले हमने बात कर ली, दे आर हैविंग इंडस्ट्री लीडिंग ईबीआईटीडीए एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। इनकी त्वमेव नाम की जो प्रीमियम ब्रांड है वो दोस्तों बहुत अच्छा ग्रो करने लगी है। छोटा पाई है पर 40% का ग्रोथ आया है। कैश कन्वर्जन इनका बहुत अच्छा है। राइट नाउ ऑल्सो दे हैव मेंटेन्ड अ हेल्दी 95% कैश कन्वर्जेशन रेशियो, यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू प्रॉफिट, ensuring the business remains self funded। कोई एक्सटर्नल फंड की इनको जरूर नहीं है। ग्लोबल फुटप्रिंट भी बढ़ाते जा रहे हैं। 664 EBOs across 253 cities globally, including 16 international stores। So they are doing good in this vulnerable time। इनको जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ी वो है दोस्तों, एक तो जीएसटी, ग्रॉस मार्जिन में प्रेशर आया, क्योंकि जीएसटी वैसे पूरी दुनिया के लिए लो हुआ, इनके लिए हाई हुआ, क्योंकि ये प्रीमियम ब्रांड में है। तो इनका तो 12% का जीएसटी 18% हो गया, तो इनके लिए फेवर नहीं हुआ जीएसटी का। 90% प्रोडक्ट जो इनकी आती है वो प्रीमियम में आती है, तो वो इनके लिए एक हेडविंड रहा। और लेबर को दोस्तों वन टाइम इंक्रीमेंटल इंपैक्ट ऑफ ऑलमोस्ट 1.62 करोड़ वाज रिकॉग्नाइज्ड, राइट? तो इन्होंने इनके मार्जिन को इफेक्ट किया है। फेयर वैल्यू में कितनी उम्मीद करता हूं? देखो अभी इनकी ब्लेंडेड फेयर वैल्यू 940 है, तो फेयर वैल्यू से काफी नीचे है। 2030 में मेरी उम्मीद 1600 की है। 2035 में मैं उम्मीद करता हूं इनके वैल्यूएशन 2800 तक पहुंचे। एडवाइजरी नोट किया हो। स्ट्रेटेजिक आउटलुक दोस्तों, 1 लाख करोड़ का वेडिंग मार्केट का फॉर्मलाइजेशन, बड़ा बिजनेस है, पर वेडिंग पे डिपेंडेंसी है इनकी, वेडिंग कम धंधा कम। लॉन्ग टर्म के लिए वी कैन एक्सपेक्ट गुड 12 to 13% ग्रोथ, बट विथ सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी। टेक्निकल आउटलुक दोस्तों, मार पड़ी है, ये सुधरेगा तभी जब डिमांड आएगी, तो डिमांड पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? तो हमने पूरा सेक्टर देखा स्पेशलिटी रिटेल, जिसमें ट्रेंड हमने देखा दोस्तों, एक सेफ्टी कंपाउंडर है, एसेट लाइट है मान्यवर, वो भी बहुत अच्छा है, राइट? पर उसके अलावा की जो कंपनीज है वो दोस्तों ईटिंग मशीन है, कैश बर्निंग मशीन, राइट? डिस्क्लोजर में बता दूं दोस्तों कि ये जो आज हमने जो भी सब बातें की है, इसमें कोई टिप देने की हमारी राय नहीं थी। कभी भी कोई चीज बाय या सेल करने से पहले डेटा देखो, एनालाइज करना सीखो, खुद करो, और फिर डिसीजन लो बाइंग सेलिंग का। जो कंपनीज की बात की, यस ये हमारे पीएमएस में और बास्केट में हो सकते, राइट फ्रेंड्स? सो इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग विद एवरीबडी। अपग्रेड योर इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस विथ प्रॉफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबडी। You can note down your comments and yes, we will try to revert your queries. धन्यवाद एंड जय हिंद।